हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया था। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया था और कूलाम के नियम पे आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को भी हल करने का हमने प्रयास किया था। देखिए, आपने विद्युत क्षेत्र के बारे में देखा तो हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में क्या बोला कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसी स्थिर आवेश के परितः वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश को लाने पर वह एक बल अनुभव करता है, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना। और ऐसे ही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बोला था, इसे ई से दर्शाते हैं और आपने कहा था कि इकाई आवेश और इकाई बोली गई राशि को हम बट्टा में लगाते हैं। हमने कहा था कि इकाई बोली गई राशि को हम लोग बट्टा में लगाते हैं, परिभाषा के अनुरूप यही करते हैं। हमने कहा कि इकाई आवेश पर कार्यरत विद्युत बल क्या कहलाता है? इकाई आवेश पर कार्यरत विद्युत बल को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इकाई आवेश पर कार्यरत विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ से अगर अपन देखें, ये हो गया। अब इसके बारे में आप देखिए कौन सी राशि है, तो इसके बारे में हम देख सकते हैं कि ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और सदिश रूप में आप कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर ई बराबर हो जाएगा वेक्टर एफ अपॉन में क्यू। और ये हमारे पास सदिश रूप में इसका व्यंजक हो गया। अब इसका जो एसआई मात्रक वो देखिए, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? एफ का तो न्यूटन और बट्टा में क्यू का क्या हो गया? कूलाम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को? तो ये तो था हमारे पास में इसका व्यंजक। ठीक है, इसका मात्रक। अब इसके बारे में कुछ बातें और देखें अपन। तो आपने बोला कि ये एक सदिश राशि है। ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आप बोल रहे थे। धनावेश के लिए इसकी जो दिशा है, चूंकि ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी चाहिए। तो धनावेश के लिए जो इसकी दिशा है वो बहिर्मुखी होती है। धनावेश के लिए इसकी दिशा बहिर्मुखी होती है। तो देखिए, ये जैसे हमारे पास में है धनावेश। ठीक है, ये जैसे हमारे पास में हो गया धनावेश और इनके लिए इसकी जो दिशा है वो बहिर्मुखी हो गई हमारे पास में। धनावेश के लिए इसकी जो दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो बहिर्मुखी होती है और ऋणावेश के लिए इसकी दिशा अंतर्मुखी होती है। ठीक है, धनावेश के लिए इसकी दिशा बहिर्मुखी, ऋणावेश के लिए इसकी दिशा अंतर्मुखी होती है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो धनावेश के लिए इसकी दिशा बहिर्मुखी कर दी हमने, ऋणावेश के लिए इसकी दिशा अंतर्मुखी कर दी। अब आप यहां से देखिए, दोबारा से आप देखिए ई बराबर हमने प्राप्त किया था, क्या होता है? एफ अपॉन क्यू। तो यहाँ से एफ बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में? क्यू इंटू ई। क्यू इधर भाग में था तो इधर आ गया गुणा में, तो एफ बराबर आ जाएगा क्यू इंटू ई। अब यहाँ से अगर आप देखो, अगर क्यू का मान प्लस में है तो एफ बराबर हो जाएगा, क्यू का मान आपने प्लस में ले लिया क्यू और इंटू ई, और अगर क्यू का मान माइनस में होता तो एफ बराबर आता माइनस में क्यू इंटू ई। अभी एफ के मान मिले हुए हैं आपको। एफ कौन सी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि के लिए धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह किसका हिस्सा होते हैं? उसकी दिशा दिशा का हिस्सा होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखें हम लोग, यहाँ से अगर अपन देखें, देखो ये प्लस में है। ठीक है ना, यहाँ से अगर अपन देखें तो ये प्लस में है, इसका मतलब एफ यानी इसकी दिशा और ई यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो समान है। ठीक है ना, मतलब अगर आवेश Q जो है वो प्लस में होता है तो धनावेश के लिए F और E देखो समान दिशा में होंगे। मतलब ये कहा जा सकता है कि धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। समझ गए आप मेरी बात को? जो धनावेश है उस पे विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। मतलब आपको अगर इस प्रकार से दिया गया है और यहाँ पे देखो ऋणावेश है, ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? विपरीत दिशा हो। मतलब F और E की जो दिशा है वो विपरीत है, मतलब ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर अपन देखें, देखिए तो ये जैसे हमारे पास में हो गया विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई ये ई, और आपने यहाँ पे प्लस में क्यू आवेश दे रखा है तो इस पे विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग जाएगा। ठीक है, और ये जैसे हमारे पास में हो गया विद्युत क्षेत्र ई, यहाँ आपने रखा है ऋणावेश, माइनस का क्यू ले लिया आपने, तो इस ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा। समझ गए आप मेरी बात को? तो ये होता है हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रतिरूप। अब हमें देखना है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अब हमें देखना है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से अगर अपन देखें, देखिए क्या होगा, किस रूप में होगा, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए देखो, आपको बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेनी है। कोई भी बिंदु आवेश आपने ले लिया, चाहे वो प्लस का है चाहे वो माइनस का है, उसके प्रकृति की चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने मान लिया कि इस बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश Q रखा हुआ है, स्मॉल q, ठीक है। चित्रानुसार बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश हमने क्या मान रखा है, स्मॉल q स्थित है, और इसके कारण इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P, इस पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। इसके कारण से चित्रानुसार किसी बिंदु O पर बिंदु आवेश स्मॉल q स्थित है, और इसके कारण इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है बिंदु P पर, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमारे पास में क्या होता है, F/Q। भैया Q तो दूसरा आवेश है, F यानी बल चाहिए आपको। अब अगर आपको बल चाहिए है तो F का मान भाई कूलाम के नियम के अनुसार Q1Q2/r², मतलब दो आवेश ही होते हैं उसके लिए। यहाँ पे हमें एक आवेश दे रखा है, तो इस बिंदु P पे आप एक दूसरे आवेश की कल्पना करोगे जो कि आपने ले लिया Q0, ठीक है। यार मेरी बात को, तो आप पहले क्या करोगे, इनके बीच में बल का मान ज्ञात कर लो, और उस आने वाले बल में आप ये जो आवेश है दूसरा वाला आवेश, इसका भाग दे दो। भाई इसका भाग क्यों नहीं दिया, क्योंकि इसके कारण से विद्युत क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। जिस आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता है वो तो रखा जाएगा, और जो दूसरा होता है अतिरिक्त आवेश, उसका भाग देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो Q व Q0 के मध्य विद्युत बल और विद्युत बल आपने मान लिया F बराबर आ जाएगा हमारे पास में K स्मॉल q Q0 में r², ठीक है। समझे आप मेरी बात को। तो यहाँ से अगर अपन देखें, ये आ गया हमारे पास में, अतः स्मॉल q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आ जाएगा हमारे पास में F/Q0। तो F का मान हमारे पास में हो गया Q0 में r²। ये तो F का मान है, अपॉन में Q0 होता, तो Q0 से Q0 कट जाएगा, तो E का मान आ गया हमारे पास में Q में r²। अगर आप इसे एक्सपेंड करके लिखते हैं, मतलब अगर आप इसको आगे और ज्यादा प्रसारित करके लिखना चाहते हैं, तब देखिए हमारे पास में क्या हो जाता। तो यहां से आप देखिए E बराबर आ जाएगा हमारे पास में, K का मान आपने लिख दिया 1/4πε0 Q/r², ठीक है। और यहाँ से अगर अपन देखें सदिश रूप में हो सकता है इसका मान, क्योंकि ये वेक्टर राशि है। तो सदिश रूप में अगर अपन देखें इसका मान, तो सदिश रूप में वेक्टर E बराबर आ गया हमारे पास में K Q/में r²। अब K एक अदिश राशि, Q एक अदिश राशि और R भी एक अदिश राशि, r² आ गया तो अदिश राशि हो गई, मतलब ये पूरा तो अदिश ही है। दिशा सूचक यहाँ पे कुछ नहीं मिला, तो दिशा दर्शाने के लिए फिर यहाँ पे आप एकांक सदिश लगा दो अलग से r², ठीक है। ये था हमारे पास में बिंदु आवेश के मध्य बल, ठीक है। यदि आपने बोल दिया है आपके पास में ये है, अरे यहाँ पे ε0 आ रहा है, ε0 का मतलब क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, यहाँ मान लीजिए दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम होता है। यहाँ हमने मान लिया कि दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम होता है, उस स्थिति में ε0 नहीं आता।
यदि दोनों आवेशों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का कोई माध्यम रखा है तो एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम रखा है तो उस स्थिति में देखिए ई बराबर हमारे पास में आ जाएगा 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट की जगह आ गया एप्सिलॉन और ये आ गया q अपॉन में r का स्क्वायर। जहां एप्सिलॉन का मतलब क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। जहां एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, माध्यम की विद्युतशीलता। तो यहां से E का मान आ जाएगा हमारे पास में 1/4 पाई और इसका मान हमारे पास में क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता का मान एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ये होता है। इसकी जगह आपने मान लिख दिया 1/4 पाई और एप्सिलॉन की जगह आपने मान लिख दिया एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर q अपॉन में r का स्क्वायर। तो यहां से आप देखिए माध्यम की स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र है इसके लिए m और लगा दिया। अब यहां से देखिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर किसका मान था, E का। E यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी स्थिति में, जब आवेशों के मध्य निर्वात या वायु। तो यहां से आप ये बोल सकते हैं कि माध्यम की स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी EM बराबर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर का मान तो आपने लिख दिया E निर्वात या वायु की स्थिति में विद्युत क्षेत्र और बट्टा में एप्सिलॉन r। अर्थात ये कहा जा सकता है कि किसी माध्यम, यदि आवेशों के मध्य कोई माध्यम प्रयुक्त किया जाएगा, यदि आवेशों के मध्य कोई माध्यम प्रयुक्त किया जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात या वायु की स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कम हो जाएगी। और कितना कम होगी, एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाएगी। ठीक है ना, कितना कम हो जाएगी, एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाएगी। यदि आवेशों के मध्य कोई माध्यम प्रयुक्त किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात या वायु की तुलना में एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाती है। ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को। अब वही बात अगर आप दोनों आवेशों के मध्य कोई धातु की प्लेट रख देते, तब अगर धातु की प्लेट रखी जाती तो धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता, अनंत हो जाता। और धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान, परावैद्युतांक का मान अनंत होता तो बट्टा में अनंत आते पूरा 0 हो जाता। मतलब धातु की प्लेट रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती, 0 हो जाती। समझ गए आप मेरी बात को। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आगे देखें, अगर अपन इसमें आवेशों का विवरण और आपने देख लिया यहाँ पे, अब हम देख लेते हैं, देखिए ग्राफ और देख लेते हैं। इसमें आपने E का मान ये प्राप्त किया था, देखिए पुनः है यहाँ से अगर अपन देखें तो E का मान आपने प्राप्त किया था कि Q अपॉन में R का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, देखिए तो यहाँ से आप ये तो बोल ही सकते हो कि जो E है वो व्युत्क्रमानुपाती है R के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से आपको E और R के स्क्वायर के मध्य ग्राफ देखना है तो व्युत्क्रमानुपाती वाला ग्राफ कैसे आएगा। अगर आप E और 1/r स्क्वायर के मध्य ग्राफ खींचते तो यहाँ पे हो गया, जैसे हमारे पास में E ये हो गया मूल बिंदु और यहाँ पे 1/r स्क्वायर, तो इनके मध्य ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो जाएगा हमें। ये था हमारे पास में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने प्राप्त कर लिया। अब आगे देखते हैं, देखिए क्या होता है और किस रूप में इसको आगे हल किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। तो आगे देखें, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र। अगला टॉपिक है हमारा, देखते हैं इसके बारे में। देखिए आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने मान लिया कि निकाय में बहुत सारे आवेश हमें दिए गए हैं और उन आवेशों के कारण से किसी एक ही बिंदु पे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं और वो हमने मान लिया कि बिंदु P है। उस बिंदु P पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो क्योंकि विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत यही बोलेगा, अलग अलग आवेशों के कारण से उस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए और उनका आप बीजगणितीय योग या फिर सदिश योग कर दीजिए और हमारा काम चल जाएगा। ठीक है ना। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें निकाय ले लेते हैं पहले। जैसे हमने ये ले लिया निकाय, जैसे इस निकाय में तो कोई आवेश हमारे पास में Q1, ये कोई दूसरा आवेश हो गया हमारे पास में Q2 और ये कोई तीसरा आवेश हो गया हमारे पास में Q3 और इनके कारण से इस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके कारण से Q1 के कारण से इस पे जो विद्युत क्षेत्र है वो ये हो गया हमारे पास में इस दिशा में। ठीक है। Q1 के कारण से जो विद्युत क्षेत्र हो गया E1, Q3 के कारण से इस पे विद्युत क्षेत्र हो जाएगा हमारे पास में E3 और Q2 के कारण से जो विद्युत क्षेत्र है इस पे ये हो जाएगा हमारे पास में E2। ठीक है। Q1 की इस बिंदु P से जो दूरी है वो अपने मान लिया R1, Q2 की इस बिंदु P से दूरी हमने ले लिया R2 और Q3 की इस बिंदु P से दूरी हमने ले लिया R3। ठीक है। अब हम देखें तो Q1 के कारण से इस पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, Q2 के कारण से इस पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें और Q3 के कारण से इस पे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें और उन सभी विद्युत क्षेत्रों का बीजगणितीय योग कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें Q1 के कारण बिंदु P पर, Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वो हमारे पास में हो गई E1 बराबर आ जाएगा हमारे पास में K Q1 अपॉन में R1 का स्क्वायर। अगर आप वेक्टर फॉर्म लेते तो यहाँ पे R1 का कैप हो रहा था। इसी प्रकार से Q2 के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, Q3 के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो गया हमारे पास में K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, R2 का कैप और E3 का मान हमारे पास में हो जाएगा K Q3 अपॉन में R3 का स्क्वायर, R3 का कैप। अब उसके बाद में इन तीनों का बीजगणितीय योग करना है। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारे पास में क्या ले लिया हमने E बराबर आ जाएगा हमारे पास में E1 प्लस E2 प्लस E3। E1 का मान हो गया K Q1 अपॉन में R1 का स्क्वायर, R1 का कैप प्लस E2 का मान है K Q2 अपॉन में R2 का स्क्वायर, R2 का कैप प्लस K Q3 अपॉन में R3 का स्क्वायर, R3 का कैप। अब यहां से अगर हम देखें इसमें आपने बोल दिया यदि निकाय में n आवेश होते, यदि निकाय में स्मॉल n आवेश होते, स्मॉल n आवेश होते तो यदि निकाय में स्मॉल n आवेश होते तो उस स्थिति में आप देखिए E का माना जाता है। सबके कारण से विद्युत क्षेत्र देखते हैं। पहले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र होता है बिंदु P पे क्या हो जाता है E1, दूसरे आवेश के कारण से बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र E2, तीसरे आवेश के कारण बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र E3 और कहां तक जाते हैं हम लोग nवें आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तक जाते हैं हम लोग En तक। तब यहाँ से E1 का मान आपने लिखा K Q1 अपॉन में R1 का स्क्वायर प्लस K Q2 अपॉन में R1 का कैप प्लस K Q2 अपॉन में R2 का स्क्वायर
R2 का कैप प्लस के Q3 अपॉन में R3 का स्क्वायर R3 का कैप अप टू के क्यू एन अपॉन में आर एन का स्क्वायर आर एन का कैप। ठीक है, अब के हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास में आ जाएगा Q1 अपॉन में R1 का स्क्वायर R1 का कैप प्लस Q2 अपॉन में R2 का स्क्वायर R2 का कैप प्लस Q3 अपॉन में R3 का स्क्वायर R3 का कैप अप टू Qn अपॉन में Rn का स्क्वायर Rn का कैप। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन देखें तो हमारे पास में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक देखिए क्या आ जाएगा। के तो आपने कॉमन ले रखा था, आगे वाले फॉर्मेट को आप सिग्मा के रूप में बना लीजिए Q, और इसके आगे देखिए 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक n तक परिवर्तनशील संख्या है। परिवर्तनशील संख्या के लिए हमने i लिख दिया बट्टा में r। अब यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4, इसके आगे परिवर्तनशील संख्या तो i का स्क्वायर और r i का कैप। i का मान यहाँ से 1 से शुरू करके आपने कहाँ तक लिया है, n तक लिया है। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास में आवेशों के निकाय के मध्य विद्युत क्षेत्र के, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये व्यंजक हो गया हमारे पास में। तो हमने अभी तक दो टॉपिक देखे हैं। हमने एक तो ये देखा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमने कहा कि सदिश राशि होती है, और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है यह धनावेश के लिए बहिर्मुखी और ऋणावेश के लिए अंतर्मुखी होती है। यह धनावेश के लिए बहिर्मुखी और ऋणावेश के लिए अंतर्मुखी होती है। और इसके साथ में हमने ये भी कहा कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके कारण से जो बल लगता है उसके रूप में आपने कहा कि धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है और ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। इनके आधार पर हमने दो बिंदु हल किए थे, दो टॉपिक हल किए थे, और हमारे दो बिंदु क्या क्या थे। एक तो था बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो हमने प्राप्त किया था जो कि हमारे पास में आया था KQ अपॉन में R स्क्वायर, और दूसरा हमने ज्ञात किया था आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो कि ये है। अब हम आगे देखते हैं इन पे आधारित कुछ आंशिक प्रश्नों को हल करें, उसके बाद में हम लोग आगे वाले टॉपिक्स को हल करेंगे। ठीक है, आंशिक प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए तो यहाँ से इन पे आधारित कुछ आंशिक प्रश्नों को अगर हम हल करते हैं तो देखिए हमारे पास में क्या होगा, किस प्रकार से होगा। एग्जाम्पल नंबर 14, तेल की एक बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर का आवेश है। यह स्थिर विद्युत क्षेत्र 2.55 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम में संतुलन अवस्था में बनी रहती है। यदि तेल का घनत्व 1.26 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसने में बोला है तेल की एक बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर का आवेश है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो Q बराबर n ही होता है हमारे पास है। एग्जांपल नंबर 14, तेल की एक बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर का आवेश है। E इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर का आवेश है। साथ में आपने बोला है कि इसको आपने स्थिर विद्युत क्षेत्र 2.55 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम में रख रखा है। विद्युत क्षेत्र का मान है हमारे पास में, E का मान है हमारे पास में 2.55 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम में आपने इसको रख रखा है। तो यहाँ से आपने इसको रख रखा है और ये संतुलन अवस्था में बनी रहती है। अगर ये संतुलन अवस्था में बनी रहती है और साथ में आपको ये कहा गया है कि यदि तेल का जो घनत्व है, घनत्व को जैसे मान लीजिए आपने 20 से दर्शा दिया तो वो है हमारे पास में 1.26 × 10⁻³ जो घनत्व है, जैसे मान लीजिए आपने इसको इससे लिख दिया तो वो है हमारे पास में 1.26 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बूंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसको आपने बोला है कि जो ये जो तेल की बूंद है जिसपे 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर का आवेश है, इसको आपने इस विद्युत क्षेत्र में रख रखा है। ठीक है, और यह संतुलन की अवस्था में बनी रहती है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉनों के 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश है। अब इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन सा होता है, माइनस में, ऋणावेश है,
और ऋणावेश पे जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है। तो जैसे मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है हमारे पास में, इस दिशा में हमने मान लिया, जैसे विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, ठीक है, ई, ये हमारे पास में होगी कोई तेल की बूंद, ठीक है, इसका द्रव्यमान हमारे पास में है m, ठीक है। इसके कारण से इसके द्रव्यमान के कारण से इस पे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा जो कि हमारे पास में mg, और इसके कारण से इस पे, क्योंकि इस पे 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर का आवेश है, तो इस पे इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा एक बल लगेगा जो कि विपरीत दिशा में लगेगा। इलेक्ट्रॉनों का आवेश ऋणात्मक होता है ना, इस पे 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर का आवेश है, मतलब इस पे ऋणावेश है, माइनस का आवेश है। ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगा दिया आपने, F बराबर हो गया Q into E, ठीक है ना। तो अब हमें E का मान दे रखा है, Q का मान भी हमें मिल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको ये बोला गया है कि लेकिन ये जो बूंद है ये संतुलन की अवस्था में रहती है, और संतुलन की अवस्था में रहती है तो इसका मतलब ये दोनों बल जो है परिमाण में समान होंगे और दिशा में विपरीत होंगे, इस कारण से परस्पर निरस्त हो जाएंगे। तो यहाँ से यदि बूंद संतुलन की अवस्था में रहती है, तो इसके द्रव्यमान के द्वारा इस पे लगने वाला बल mg बराबर होगा q into e के। अब आपके पास में g का मान है, e का मान है, q का मान भी नहीं है हमारे पास में, m का मान भी नहीं है, तो ये मान हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। m द्रव्यमान, अब देखिए घनत्व ρ बराबर हमारे पास में क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन का भी, ठीक है। तो यहाँ से अगर ऐसा होता है तो देखिए चूंकि ρ बराबर हमारे पास में क्या हो गया, द्रव्यमान बट्टा आयतन, तो यहाँ से द्रव्यमान बराबर क्या आ जाएगा, घनत्व गुणा आयतन, तो घनत्व गुणा आयतन इनटू में g, और q बराबर हमारे पास में क्या होता है, ne होता है क्या, तो q की जगह में लिख दिया ne इनटू में कैपिटल E। अब तो यहाँ से ρ इंटू v यानी आयतन, बूंद का आयतन, बूंद कैसी है, गोल, और गोले का आयतन क्या होता है हमारे पास में 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से आ गया हमारे पास में 4/3 पाई r का क्यूब, r यहाँ पे इस बूंद की त्रिज्या है, g का मतलब हो गया गुरुत्वीय त्वरण, बराबर हो गया n स्मॉल e इंटू कैपिटल E। तो यहाँ से स्मॉल r के क्यूब का मान हमारे पास में आ जाएगा, 3 इधर जाएगा तो 3ne कैपिटल E अपॉन में 4 पाई स्मॉल g इंटू ρ इंटू में, तो ये 4 पाई स्मॉल g और ये ρ आ गया बट्टा में, और ये 3 चला गया ऊपर। तो यहाँ से स्मॉल r का मान हमारे पास में आ जाएगा, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3ne कैपिटल E अपॉन में 4 पाई स्मॉल g इंटू ρ, और इसकी घात कितनी हो गई हमारे पास में 1/3। अब देखिए आपको n का मान दिया गया है, 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर का आवेश है, और E यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है, कैपिटल E यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी हमें पता है, पाई का मान 3.14 होता है, g का मान 9.8 या फिर 10 हम ले सकते हैं इसको। और आगे अगर अपन देखें इसमें तो ρ का मान आपको दे रखा है, ठीक है, विद्युत घनत्व जो है इसका मान हमें दिया गया है, मतलब अब हमारे पास में सारे व्यंजक हैं और इन सारे व्यंजकों के हिसाब से हम लोग इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आप r का मान हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 गुणा n का मान 12 गुणा e का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस में 19 गुणा कैपिटल E का मान है हमारे पास में 2.55 गुणा 10 की घात 4 बट्टा 4 इंटू पाई का मान हो गया 3.14 गुणा g का मान हो गया 9.8 गुणा ρ का मान आ जाएगा हमारे पास में 1.26 गुणा 10 की घात 3, और इसकी पूरे की घात हो गई 1/3, घनमूल हो गया ये, ठीक है। और यहाँ से अगर अपन देखें इसमें, जब इसके आप गुणा भाग को हल करते हैं और इनको हल करने के बाद में इसका घनमूल हल करेंगे तो इसके अंतिम रूप में इसकी जो त्रिज्या है आपको मिलेगी 9.8 गुणा 10 की घात माइनस में 7 मीटर। जब इसे आप कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में इसकी त्रिज्या आती है 9.8 गुणा 10 की घात माइनस में 7 मीटर।
या फिर इसको आप ऐसे लिख दीजिए 9.8 गुणा 10 की घात माइनस का 4 और गुणा में माइनस का 3 मीटर। तो यहाँ से 9.8 गुणा 10 की घात माइनस में 4 और 10 की घात माइनस 3 का मतलब क्या होता है, मिलीमीटर। ठीक है, तो बूंद की जो त्रिज्या है वो मिलीमीटर की कोटि की होगी, बूंद की जो त्रिज्या है वो मिलीमीटर की कोटि की होगी। अब यहाँ से अगर हम देखें इसमें, ये था हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक है, अब इसी पे आधारित कोई और छोटा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 16 और देखते हैं। देखिए अच्छा सवाल था ये, 15 का एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छा सवाल अच्छा है, तो एक बार हमने उसे छोड़ दिया। एग्जाम्पल नंबर 16 हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 16, एक 5 गुणा 10 की घात माइनस 4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 5 गुणा 10 की घात माइनस 4 कूलाम का आवेश है, Q का मान आपको दे रखा है 5 गुणा 10 की घात माइनस का 4 कूलाम आवेश है, और उसमें कितना बल कार्य करता है, 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। F का मान हमें कितना दे रखा है, बल का मान 2.25 न्यूटन। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान हमारे पास में हो गया F अपॉन में Q, और F का मान है हमारे पास में 2.25 बट्टा Q का मान हो गया 5 गुणा 10 की घात माइनस में 4 बराबर है। अब ये ऊपर चला जाएगा, 10 की घात प्लस में 4 हो गया, प्लस में 4 है तो इसको 2 घातों से गुणा कर दो, 225 आ गया। 225 में आपको 5 का भाग देना है, तो 5 चौके 20, 2 बचेगा 25 में 5 बार चला गया, और गुणा में 10 की घात 2। तो यहाँ से या फिर हमारे पास में आ जाएगा 4.5 और गुणा में 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, इसके लिए आपने ऐसा ही मात्रक क्या बोला था, एक तो बोला था न्यूटन प्रति कूलाम, इसका एक और मात्रक होता है और वो होता है वोल्ट प्रति मीटर। इसका विवरण आपको तीसरे पाठ में पता चलेगा, इसका सत्यापन तीसरे पाठ में करेंगे कि ये इसका मात्रक होता है या फिर नहीं होता है। तो ये था हमारे पास में एग्जाम्पल 16। अब हमें एग्जाम्पल 15 देखना है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये जो आंकिक प्रश्न है इनका जो हल करने का तरीका था वो कैसा लगा, आपने अभी तक जो पढ़ा वो आपको कैसा लगा, इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।